जी सेटअप एनवायरनमेंट आपको नजर आ रही है जी? यस सर। जी सर आ यस गया। अच्छा जी, इसमें जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं? यू मस्ट हैव द जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल्ड। हो गई है जी ये? जी यस सर हो यस गई है। सर। यस सर। सर अच्छा, रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर जावा एप्लीकेशन सर्वर चाहिए हमें। जावा एप्लीकेशन सर्वर कौन है जी? टॉमकैट इंस्टॉल हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, उसके बाद है जावा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडी चाहिए। मैंने आपसे कहा था इक्लिप्स हो या इंटेलिजे हो, ये आप कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू। हो गया ये? यस सर। यस सर। चलो आगे आ जाइए। अब इसमें जो है मैं आपको देता हूँ जावा एप्लीकेशन सर्वर जो है और जावा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है, इसका मैं कोई छोटा सा आपको, या बल्कि इसी पे हम दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से हम कॉन्फ़िगर करते हैं इसे। ठीक है? अच्छा, चलें। इसके बाद इंस्टॉलेशन आप जरा देख लें टॉमकैट की, वो मैं दिखा देता हूँ। ये जरा देखिएगा टॉमकैट की इंस्टॉलेशन कर तो लिया आपने? यस सर। सॉरी, हाँ, ये मैं जरा इधर दिखाता हूँ प्लीज अपने पास। ये स्क्रीन मेरी नजर आई है आपको इंटेलिजे की? नहीं सर, पावर पॉइंट ओपन है। अच्छा, नोटपैड। ठीक, एक मिनट जी, अब नजर आ रही है? जी सर आ गई। अच्छा जी, ठीक है। मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है कि नहीं नहीं? सर, स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया। ऑफ हो गया? अच्छा, चलें, अभी अब आएगी। आ रही है? जी सर। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, मैं इधर कर रहा हूँ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है? और न्यू प्रोजेक्ट में ये मैं इंटेलिजे पे कर रहा हूँ। ठीक है? लेकिन आपने अगर इक्लिप्स में भी करना है तो आपको जावा एंटरप्राइज ही सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि आप अब वेब एप्लीकेशन सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? ये जरा देखिएगा, मेरे पास ये मेन्यू आ रहा है। ये देखें, यहाँ पर मेरी जेडीके आ रही है। जेडीके 1.8 मिनिमम, 11 भी या 13 भी हो सकती है। ठीक है? अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑप्शन क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ? जावा एंटरप्राइज। ठीक है? अब फर्ज करें यहाँ पर आपका J2EE वर्जन जो है ये आ रहा है और एप्लीकेशन सर्वर यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। इसका मतलब आपने इंस्टॉल तो कर दिया है, लेकिन आपने टूल में कॉन्फ़िगर भी करना है। अगर आपका नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, यहाँ से न्यू, और न्यू में आप जरा देखें, ये सारे के सारे अपनी नस्ल के एप्लीकेशन सर्वर हैं या वेब सर्वर हैं। ग्लास फिश, जे बॉस, JSR, जेटी, रेजन, टॉमकैट सर्वर, टॉम डबल ई सर्वर, क्लाउड बीन। ठीक है? ये वेब लॉजिक, वेब सफेयर। ठीक है? ये सारे के सारे जो हैं ये सर्वर्स हैं। हमें इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है प्लीज बताइए? टॉमकैट सर्वर। टॉमकैट सर्वर। ठीक है? ये वाला वजह क्या है? ये बाकी सारे जो हैं इनमें से पेड हैं और लाइसेंस फ्री नहीं है। जो फ्री इनमें से सर्वर है वो टॉमकैट सर्वर है। मुझे याद है मैंने टॉमकैट 2 या 3, अब तो हम 9 यूज कर रहे हैं ना, 2 या 3 से स्टार्ट किया था जब मैंने ये लर्न करना शुरू किया था। तो ये बिल्कुल बेसिक सा सर्वर था। ठीक है? और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इसे इम्प्रूव किया, यानी उस वक्त ये किसी ने ऐसे ही बना दिया था जैसे एकेडमिकली, बाकी सारे पेड थे तो किसी ने एकेडमिकली यूज करने के लिए ये बना दिया था। अपाची ने आप कह लें। ठीक है?
और अपाची एक ग्रुप है, यानी कंपनी है, जैसे आईबीएम एक कंपनी है, इसी तरह से अपाची एक कंपनी है, उन्होंने टॉमकैट बनाया था। आपने इसकी साइट पे जाएंगे तो अब अपाची की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उस वक्त टॉमकैट इन्होंने बनाया था। टॉमकैट का यानी एप्लीकेशन सर्वर या वेब सर्वर का बेसिकली काम क्या होता है कि ब्राउजर से जब भी कोई यूआरएल हिट होता है तो वेब सर्वर जो है उसको सुनना और वेब सर्वर का उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करना वेब सर्वर का काम। यानी ये सॉफ्टवेयर है टॉमकैट, इसका बेसिक मकसद क्या है? बेसिक मकसद ये है कि जब भी ब्राउजर से कोई रिक्वेस्ट जनरेट होगी वो रिक्वेस्ट टॉमकैट सुनेगा और उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। ये याद रखिएगा। तो ये इसका एक बिहेवियर है। सिर्फ इस बिहेवियर के लिए आपको टॉमकैट इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, अब टॉमकैट को कैसे पता लगेगा कि अब देखें फॉर इंस्टेंस आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो और उसका कोई यूआरएल भी आता है कि ये यूआरएल लिखेंगे तो आपकी एप्लीकेशन चल जाएगी फॉर इंस्टेंस। तो टॉमकैट को कैसे पता लगेगा कि उसका रिस्पांस क्या देना है? वाकई दुनिया में इतने लोग एप्लीकेशंस बना रहे हैं, इसे कैसे हर एक का पता लगेगा? तो एक्चुअली होता ये है कि इस टॉमकैट को एज अ कंटेनर यूज किया जाता है। कंटेनर का मतलब ये है कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है जब आप अपनी एप्लीकेशन बना रहे होते हैं। यानी आप ये जैसे स्प्रिंग जैसे ये मैंने इंटेलिजे खोला है अभी, इंटेलिजे में मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा और वो मैं एप्लीकेशन बनाना शुरू कर दूंगा। तो एक्चुअली वो एप्लीकेशन जो है इस टॉमकैट के अंदर एक कंटेनर बनाएगी और उस कंटेनर में मेरी एप्लीकेशन जाके स्टोर हो जाएगी। और जब मैं इसे रन करूंगा तो टॉमकैट चल रहा होगा एज अ रैपर, यानी टॉमकैट एक कंपोनेंट के तौर पे चल रहा होगा, लेकिन उसके अंदर जो कंटेनर चल रहा होगा उस कंटेनर में मेरी एप्लीकेशन रिजाइड होगी। जब भी कोई यूआरएल से हिट करेगा तो वो एक्चुअली सबसे पहले टॉमकैट के पास आएगी, एक क्योंकि टॉमकैट का एक अपना आईपी होता है। आईपी एड्रेस का पता है आपको? जी सर। जी। तो टॉमकैट जहां पे भी जिस मशीन पर भी रिजाइड करेगा, रिजाइड करने का मतलब है जिस पे भी आपने डिप्लॉय करना है उसका अपना आईपी होता है, ठीक है। दूसरी चीज जो है, टॉमकैट जब चल रहा होगा तो ये एक पोर्ट पे लिसन कर रहा होगा, तो वो पोर्ट भी आपको मेंशन करना होगा। यानी अगर फर्ज करें मैं इसी मशीन पर खुद भी बैठा हूं और इसी मशीन पर मैं टॉमकैट चला रहा हूं तो मेरा आईपी होगा लोकल होस्ट। और नॉर्मली जो इसकी पोर्ट होती है जिस पे ये लिसन करता है उसे हम कहते हैं 8080। तो लोकल होस्ट कॉलन 8080 जो है, जैसे ही मैं ये यूआरएल पे लिखूंगा तो इसका मतलब है कि ये रिक्वेस्ट किसके लिए है? टॉमकैट के लिए। यहाँ तक कोई इशू? नो सर। अच्छा, उसके बाद स्लैश, अब ये यूआरएल बन रहा है लोकल होस्ट कॉलन 8080 स्लैश माय प्रोजेक्ट। अब मैं जो पहला प्रोजेक्ट बना रहा था, सपोज उसका नाम था माय प्रोजेक्ट, तो माय प्रोजेक्ट जो है ये आप समझ लीजिए कि मेरा जो पहला प्रोजेक्ट है वो है। तो जैसे मैं माय प्रोजेक्ट लिखूंगा तो टॉमकैट के अंदर एक कंटेनर क्रिएट हुआ होगा माय प्रोजेक्ट का। तो इसका मतलब है कि लोकल होस्ट से ये पता लगा कि ये अपनी मशीन का आईपी दे रहा हूं मैं। कॉलन 8080 से ये पता लगा कि टॉमकैट की पोर्ट जो टॉमकैट चल रहा है वो एक्चुअली इस पोर्ट पे लिसन कर रहा है कि कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो ये इस पोर्ट पे अगर आ गई तो ये जिम्मेदारी टॉमकैट की है। फौरी तौर पर टॉमकैट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। स्लैश माय प्रोजेक्ट, तो टॉमकैट के अंदर एक कंटेनर बना हुआ होगा माय प्रोजेक्ट का, उस उतर तक ये पहुंच जाएगा। उसके बाद स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल मैं लिखता हूं तो इसका मतलब है उस कंटेनर में एक पेज पड़ा हुआ होगा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, उसको मैं कॉल कर रहा हूं। तो जैसे मैं ये यूआरएल लिखूंगा तो फौरी तौर पर टॉमकैट जो है इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का रिस्पॉन्स जो है ये मेरे ब्राउजर पर भेज दे। यहाँ तक कोई इशू? जी, यहाँ तक कोई इशू? नो सर।
अच्छा, अब इसमें और सर मैंने अब आपको बताना था कि ये जो टॉमकैट है, ये जैसे ही हम ये न्यू पे क्लिक करके टॉमकैट करते हैं, तो ये देखें ये आपके सामने स्क्रीन आ गई। अब ये पूछ रहा है टॉमकैट होम। होम जो है, याद रखें, जहां पर इंस्टॉलेशन हुई होती है इस एप्लीकेशन सर्वर की, उस डायरेक्टरी का नाम होता है। मेरी इंस्टॉलेशन जो है ये सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल के फोल्डर के अंदर अपाची का फोल्डर है, उसके अंदर टॉमकैट इंस्टॉल हुआ है। और आपके पास भी जब आप टॉमकैट इंस्टॉल करते हैं, अगर तो आप इसे exe फाइल आपको मिली हुई थी टॉमकैट की, तो वो उसे बोलते हैं सर्विस। और अदरवाइज आपने फोल्डर डाउनलोड किया था अपाची की साइट से टॉमकैट का, तो यानी वो उसने दे दिया था फोल्डर, तो वो फोल्डर कहीं पे भी रखा जा सकता है। तो ये दोनों केसेस हैं। मैं क्योंकि exe फाइल से टॉमकैट इंस्टॉल किया हुआ है, उसे सर्विस बोलते हैं, यानी सर्विस, टॉमकैट की सर्विस इंस्टॉल की है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली जो यानी इंस्टॉल होती है वो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। ये देखिए मैं खोलता हूँ सी ड्राइव पे प्रोग्राम फाइल्स, ये देखिएगा। और प्रोग्राम फाइल्स में आप जरा देखें अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, और यहाँ पर टॉमकैट। ये जैसे मैं ओके करूंगा तो ये देखें ये सिचुएशन आ गई, और ये नीचे वाला एड्रेस खुद ही पिक कर लिया उसने। और ओके करूंगा तो ये देखें ये इसने टॉमकैट यानी एप्लीकेशन सर्वर क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास ये देखें मेरे ये। पास एरर दे रहा है, जी, उसको एड्रेस नहीं मिल रहा है, मेरे पास एरर दे रहा है। सो कौन सा एड्रेस? टॉम कैट का मैंने उसको फोल्डर का रेफरेंस दिया है, तो वहाँ पे एरर दे रहा है कि सिलेक्टेड डायरेक्टरी इज नॉट अ वैलिड टॉम कैट होम। हाँ, तो देखें वो अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में टॉमकैट की डायरेक्टरी पड़ी हुई है। जी सर, वो उसका मैंने लिख दिया भी है उसे। उसके अंदर देखें, उसके अंदर टॉमकैट पड़ा है या खाली डायरेक्टरी है? चेक करते हैं। नहीं, टॉम कैट है उसके अंदर। अच्छा, टॉमकैट इंस्टॉल में देखें आपके सामने जो है तरीकाकार बताया है। और तरीकाकार इतना ही सिंपल है कि टॉमकैट इंस्टॉल हो जाए, और इंस्टॉल होके जिस डायरेक्टरी में इंस्टॉल हुआ है उसको आपने नोटिस करना है। और जनरली मैंने आपको बताया कि जो इसका, अगर वो exe फाइल से आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका रूल यही है कि वो हमेशा प्रोग्राम फाइल्स में जाता है। अगर तो आपको डायरेक्टरी यानी आपको पूरा स्ट्रक्चर ही, यानी अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये अपनी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर शेयर करता हूँ, ये नजर आ रहा होगा आपको। तो वो सॉल्व हो गया। उसके लिए ना एक दफ़ा आपको पहले जाके परमिशन देनी पड़ेगी, वो परमिशन अच्छा ग्रांट वो, कर रहा था तो वो मिल नहीं रही अच्छा, थी उसे। अच्छा जी, ठीक, ठीक है। ये देखिए, ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, ये पड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जाकर पड़ा होना चाहिए। अच्छा जी, प्लीज ये इंस्टॉल, ये जब इंस्टॉल हो गया, अब मैं आपके सामने एक प्रोजेक्ट बनाना चाहूंगा, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो नए सिरे से, ठीक है, कैसे बनाते हैं ये जरा देखिएगा। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, जावा एंटरप्राइज, नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ पर मैं जो है इसका नाम रखता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट। और इसके लिए मैं इसकी जो वर्क स्पेस है वो मैं नहीं बना रहा हूँ, इसलिए कि ये ऑलरेडी काफ़ी यूज हो चुकी है वर्क स्पेस। वेब वर्क स्पेस, लास्ट टाइम बनाई थी आपने। अच्छा बनाई थी मैंने, ठहर मैं देख लेता हूँ। वेब वर्क स्पेस है शायद, नहीं, वेब वर्क शायद, हाँ, हाँ जी, वेब इंजीनियरिंग वर्क वर्क स्पेस। अच्छा, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, और फिनिश करता हूँ इसे। ये जनाब बन गया। अच्छा, अब एक गलती ये हुई है कि मैंने इसमें इसको भी, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, दोबारा से बनाता हूँ। हमने इसमें वेब मॉड्यूल सेलेक्ट नहीं किया,
चले इससे कर लेते, दोबारा से मैं बना रहा हूँ क्रिएट, दोबारा देखिएगा प्रोसेस, ये एंटरप्राइज और ये लाजमी ऑप्शन देनी है जी, ये वेब एप्लीकेशन लाजमी। नेक्स्ट, इसका नाम हम रखते हैं फर्स्ट वेब, फर्स्ट वेब के नाम से। अब जरा देखिएगा इस क्यों मुझे पता लगा या मैंने क्यों बनाया, तो आप जरा देखें फर्स्ट वेब में दो फोल्डर बनना लाजमी है, एसआरसी और ये वेब, एसआरसी और वेब। वेब को मैं खोलता हूँ तो देखें वेब के फोल्डर में index.jsp और वेब INF का फोल्डर इसने खुद से बनाया है। इनके पर्पस क्या है ये आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर हो जाएगा। एसआरसी और वेब में आप यूं समझ लें कि एसआरसी का जो फोल्डर है इसमें जावा का सारा सोर्स कोड, यानी जो भी आप जावा का प्रोग्राम लिखेंगे वो सारा इस फोल्डर के अंदर आपको मैनेज करना होगा, और जो वेब से रिलेटेड काम है वो सारा का सारा इस फोल्डर के अंदर जाएगा। अब जरा देखें index.jsp, ये जो आपके सामने index.jsp आ रहा है, इसमें कोई ऐसी चीज, ये पहली लाइन को छोड़ के इसके अंदर कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही, पहली लाइन छोड़ दीजिए फिलहाल। No, sir. HTML, अब ये देखें No, यहाँ सोर्स टाइटल है, HTML का फोल्डर। हाँ जी, No, sir. फर्स्ट प्रोजेक्ट या फर्स्ट वेब प्रोजेक्ट, ठीक है जी। अब जरा देखिएगा यहाँ पर मैं कहता हूँ हेलो वेलकम टू HTML एंड JSP, सपोज, ठीक है जी। अभी JSP कुछ है नहीं इसमें, लेकिन हम सपोज यही कह रहे हैं। अब देखें ये टॉमकैट है, अब मैं यहाँ पर इसे, ये ग्रीन बटन है रन का, ये मैं चला देता हूँ। अब जरा देखिएगा ये बिल्ड हो रहा है, नजर आ रहा है ना सबको। अब ये देखें ये नीचे जो है ये कंसोल चलना शुरू हो गया है, ये सर्वर का कंसोल है। ये देखें ये सर्वर स्टार्ट हो रहा है, और ये देखें ये मैंने जैसे आपको बताया था, ये ब्राउजर मेरा नजर आ रहा है आपको, यस यस सर। Yes, देखें sir. लोकल होस्ट, क्योंकि इसी पे सर्वर है और इसी पे क्लाइंट है, तो मेरी मशीन लोकल है, तो जब मेरा मेरा अपना ही आईपी जहाँ पे ब्राउजर सर्वर चल रहा हो, तो मेरी मशीन का आईपी क्या होगा, लोकल होस्ट, ठीक है। अगर ये हो सकता है किसी इंटरनेट पे कोई सर्वर होता और मैं यहाँ से जो है रिक्वेस्ट सेंड कर रहा होता, तो फिर मैं उस मशीन का आईपी देता, सही है। तो लोकल होस्ट का मतलब वो केस होता है जब मेरी अपनी मशीन पे, अब देखें टॉमकैट मेरी मशीन पे ही चल रहा है ना, इसलिए यहाँ पर आईपी क्या आया, लोकल होस्ट, कॉलन के बाद क्या लिखा है 8080, ये पोर्ट नंबर है, स्लैश फर्स्ट अंडरस्कोर वेब अंडरस्कोर वार अंडरस्कोर एक्सप्लोडेड, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। और ये स्लैश का मतलब है कि इसके रूट पे पहुंच गया। रूट का मतलब क्या होता है, मैं अब आपको जरा थोड़ा सा दिखा दूं। ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको उसकी, मेरे इंटेलिजे की? यस सर। अच्छा याद Yes, sir. रखें ये रूट है, ये रूट वेब, वेब जो है जब हम ब्राउजर में ये लिखते हैं ना, ये स्लैश, यानी प्रोजेक्ट के नाम के बाद ये चीज, ये जो सिलेक्टेड है, दैट इज रूट। ये स्लैश जो है ना, दिस इज रूट। रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब है कि इस फोल्डर पे पहुंचे, और इस फोल्डर में आप देखें index.jsp पड़ा हुआ है। index.jsp में मैंने क्या लिखा था, हेलो वेलकम टू HTML एंड JSP। जरा जाके इधर देखिएगा क्या लिख रहा है, हेलो वेलकम टू HTML एंड JSP। देखिए मैंने यहाँ पर index.jsp लिखा नहीं है, खुद गौर करें। लेकिन ये जो हमारा अब टॉमकैट है, इसके अंदर ये फिट है कि अगर इंडेक्स के नाम से .html या इंडेक्स के नाम से .jsp फाइल पड़ी है, तो सर्वर ने बाय डिफॉल्ट उसे चला देना है, उसका यहाँ पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब जरा थोड़ा सा एक चेंज देखिएगा, मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ इस चीज को, और यहाँ पर वेब पे जाके यहाँ न्यू करते हैं, और हम कहते हैं एक JSP और बना लो, उसका नाम हम कहते हैं हेलो, और hello.jsp, ये देखें hello.jsp बन गई।
ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ हेलो, इसका टाइटल मैं हेलो कहता हूँ, और यहाँ पर हम H1, ये बिल्कुल HTML है, आप जरा गौर करें। हेलो एवरीवन, और ये मैंने हेडिंग दे दी। अब मैं दोबारा चलाता हूँ, जरा देखिएगा। ये देखें सर्वर का कंसोल चल रहा है, और देखें ये हेलो वेलकम टू HTML एंड JSP, ये कौन सा पेज चला है, जो मैंने नया क्रिएट किया था या जो पहले से था? सर index.jsp पहले वाला। index.jsp। लेकिन अब मैं जो नया बनाया है उसका नाम है hello.jsp, वो चलाना है, वो फिर क्या करूं? सर ये स्लैश से आगे hello.jsp लिख दें। hello.jsp, ये देखें जैसे मैंने ये लिखा, क्या आ गया? हेलो एवरीवन। तो इसका मतलब है कि ये मेरी रिक्वेस्ट थी। रिक्वेस्ट कौन सी थी? ये जो ये हाईलाइटेड है, ये रिक्वेस्ट थी। ठीक है जी। और ये रिक्वेस्ट किसको गई? इस टॉमकैट को गई, और टॉमकैट ने रूट पे देखा, रूट ये है वेब। इसके आगे देखें, जरा गौर करें, रूट के आगे क्या लिखा था? hello.jsp। उसने देखा कि वेब के अंदर hello.jsp है, उसने जनाब उसको रिस्पांस बना के इसे वापस भेज दिया। अब जरा देखें, हमने लिखा क्या था hello.jsp में? एक टाइटल लगाया था, उसके बाद बॉडी में एक हेडिंग 1 लगाई थी, और उसके अंदर एक टेक्स्ट मैसेज लिखा था हेलो एवरीवन। तो आप जरा गौर करें, इसका टाइटल यहाँ पर शायद नजर नहीं आ रहा, वो स्क्रीन का पार्ट बना हुआ है ये, लेकिन जैसे मैं इस पे लिख रहा हूँ तो आप देखें उस पे लिखा आ रहा है टाइटल हेलो। ठीक है, और ये हेलो एवरीवन, ये हेडिंग बनी। यहाँ तक क्लियर है जी आप लोगों को? यस सर। जी सर क्लियर है। यस सर। चले, सर आसान बात। ये मैं रन कर रहा हूँ तो मेरे टॉमकैट पे एरर दे रहा है कि पोर्ट -1 आ रही है। पोर्ट क्या आ रही है? -1। ये कौन बोल रहा है? तो मैं हमजा। अच्छा हमजा, पोर्ट -1। जी सर। आप शेयर कर दें, अगर मुझे दिखा दें क्या? मैं अपनी शेयरिंग कहते हैं तो बंद कर देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, दिखा दें क्या इशू आ रहा है। करूं बंद? जी तलहा, आप जी भी सर कर दे, पूछ लें। मैं कर रहा हूँ शेयर। अच्छा जी, मैं अपनी स्क्रीन जरा बंद कर दूं। अच्छा तलहा, आपका क्या क्वेश्चन है? जी तलहा। और अरूज, आपका भी कोई क्वेश्चन है या? अच्छा अरूज ने वैसे ही बताया। जी चलाइए। ये कंपाइल हो गया, ये एरर आ गया पोर्ट आउट ऑफ रेंज -1। ओके, जरा इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, मुझे कंट्रोल दीजिएगा यार, कंट्रोल दें मुझे। ये मैंने रिक्वेस्ट किया है कंट्रोल, ये जरा मुझे करें। उस पे थी। दे दिए? जी सर। कोड तो ये सेट हुई हुई है, ये देखें। सही है कि फायरफायर का ब्लॉकेज आ रहा है। इसका मेरी स्क्रीन पर फायरवॉल ब्लॉकेज आ रही है फायरवॉल का, फायरवॉल को सर। उसे वो कर दें चलाओगे डिसेबल। फिर?
डिसेबल कर दें, या अलाउ कर दें या डिसेबल कर दें। फायरवॉल की वजह से उसने पोर्ट बंद की हुई होगी। वो कर दिया मैंने फिलहाल। कर दिए? जी। अच्छा, अब चला के देखें। अब चलाएं। क्योंकि पोर्ट्स वगैरह सारी की सारी जो है फायरवॉल वगैरह फिर वही आ रहा है। Tomcat पोर्ट आउट ऑफ रेंज। आप एक काम करें, अब ये स्क्रीन जरा बंद करें अपनी। अच्छा, ये मैं ना अभी आपको देख के बता देता हूँ। ये इसके आर्टिकल्स मौजूद हैं। जो ये आपका केस है ना, इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड है फोरम। मैं आपको इसकी शेयर करता हूँ लिंक। अच्छा, इन द मीन टाइम चलो बाद में करता हूँ, ये अभी है सर तो। अच्छा, अब मैं स्लाइड आपके पास लेके आ रहा हूँ ताकि स्लाइड पे थोड़ा सा काम करके आगे चलें फिर हम। नहीं जी, हेलो वर्ल्ड का ट्यूटोरियल तो मैंने आपको दिखाया था। और स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी? जी मैं कर रहा हूँ। ये अब आ रही है जी? जी सर। जी सर आ रही। अच्छा जी, व्हाट इज अ जेएसपी फाइल? एन HTML पेज विद सम जावा कोड स्प्रिंकल्ड। एक HTML फाइल ही है जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जावा का कोड है। जैसे ये दिखा रहा है कि ब्लू एक HTML कोड है, फिर ब्लू HTML कोड है, बीच में ये रेड सा जो है ये जावा का कोड है। तो ये वो डायनेमिक कंटेंट जो है वो जावा की वजह से आता है। आपको पता ही है HTML जो है बड़ा फिक्स किस्म का डाटा, डाटा से रिलेटेड HTML में कोई काम नहीं है, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि किस तरह से एक पेज का स्ट्रक्चर बनाना है, वो HTML का काम होता है। लेकिन उस पेज के स्ट्रक्चर के अंदर डाटा कैसे डायनेमिक जनरेट किया जा सकता है। अब जैसे एग्जांपल है, आप अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन होते हैं और एक शख्स और है जिसका बैंक में अकाउंट है, वो लॉगिन होता है। उस शख्स ने 1 साल हुआ अकाउंट खोले हुए और उसने कोई एक भी ट्रांजैक्शन नहीं की। यानी उसने अगर फर्ज करें 10,000 रुपए बैंक में डाले थे, तो 10,000 रुपए वैसे के वैसे ही पड़े हैं, ना उनमें कोई पैसे मजीद ऐड कराए और ना पैसे निकलवाए। और एक शख्स है, उसने 1 लाख रुपए एंटर करवाया था, वो डेली पैसे निकलवा रहा है और पैसे जमा करवा रहा है, यानी उसका ये चल रहा है। तो आप जरा देखें ईयर की जो स्टेटमेंट है दोनों की, वो जब जनरेट होगी तो आप खुद गौर करेंगे कि एक की मल्टीपल पेजेस पे उसका यानी यानी इतना डाटा होगा कि वो उसे दिखाने के लिए
हमें मल्टीपल पेजेस में यानी पेजिनेट करना पड़ेगा, और एक जो दूसरा शख्स है उसका वो एक ही पेज के अंदर एक रिकॉर्ड पड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों शख्स को बैंक में एंटर होते हुए जो व्यू आया उनके डाटा के मुताबिक आया। तो एचटीएमएल पेज ने अपना स्ट्रक्चर वही रखा, दोनों को तस्वीर वैसी नजर आएगी, लेकिन उसके अंदर डाटा दोनों का जाहिर है फर्क है। तो एक के पेज ने कई अपने आप को एक्सटेंड करते करते कई पेजेस तक ले गया, और एक जो था वो एक ही पेज में एडजस्ट हो गया। तो ये वाला बिहेवियर जो है ये इस रेड ब्लॉक का काम। क्लियर हुआ आपको कि ये डायनामिक कंटेंट है, ये सारा का सारा ये रेड ब्लॉक, इसके लिए हमें जो है जेएसपी या जावा चाहिए एचटीएमएल के अंदर। एचटीएमएल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पेज के स्ट्रक्चर को फाइनल करता है, जबकि ये जो रेड पार्ट है ये उसके अंदर कंटेंट्स जो है डायनामिक कंटेंट्स को लेके आने की कोशिश करता है। आगे चलते हैं। वेयर इज द जेएसपी प्रोसेस्ड? जेएसपी इज प्रोसेस्ड ऑन द सर्वर। जब मैं सर्वर का लफ्ज इस्तेमाल करूं इसका मतलब है टॉम कैट। बिल्कुल अंडरस्टूड वे में आप इसे समझेंगे कि ये टॉम कैट की बात हो रही है। अच्छा जी, और ब्राउजर जो है ये आपका ब्राउजर ही है। तो ये आप जरा देखिए, ब्राउजर से अभी मैंने आपके सामने फर्स्ट डॉट एचटीएमएल की रिक्वेस्ट की थी या हेलो डॉट एचटीएमएल की रिक्वेस्ट की थी, तो ये ब्राउजर से रिक्वेस्ट हमने भेजी थी यूआरएल में रख के। यूआरएल जब मैं लिखता हूँ तो दैट इज योर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट किसको गई थी? आपके टॉमकैट को। टॉमकैट के अंदर कंटेनर बना हुआ था आपके प्रोजेक्ट का, उसके अंदर आपके डिफरेंट एचटीएमएल पेजेस और जेएसपी पेजेस पड़े हुए। तो वो रिक्वेस्ट की बेसिस पे ये समझा गया कि उस कंटेनर में से किस पेज को आप मांगना चाह रहे हैं। जैसे मैंने स्लैश हेलो डॉट जेएसपी लिखा था, तो इसका मतलब कंटेनर में तो कई पेजेस हो सकते हैं, लेकिन आपने किसकी बात की है रिक्वेस्ट में? हेलो की। तो हेलो डॉट जेएसपी को प्रोसेस किया गया और प्रोसेस करके उसका रिस्पांस बनाया गया एचटीएमएल फॉर्म में, और वो रिस्पांस ब्राउजर को भेज दिया गया। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है। अच्छा, आप जरा देखिएगा, वेयर टू प्लेस जेएसपी फाइल? द जेएसपी फाइल्स गोज इन योर वेब कंटेंट या वेब फोल्डर। ये वेब कंटेंट जो है ये इक्लिप्स के लिहाज से है, स्लैश यहाँ पर वेब फोल्डर कर दें तो वो इंटेलिजे के लिहाज से। वो अभी मैंने आपको दिखाया कि आपकी जो जेएसपी फाइल्स हैं वो एक्चुअली आपकी किधर रखी होनी चाहिए, वेब के फोल्डर में। और मैंने आपको ये भी बताया कि यूआरएल में लोकल होस्ट कॉलन 8080 स्लैश प्रोजेक्ट का नाम, उसके बाद जो स्लैश लगा हुआ है ये आपके होम फोल्डर को रेफर करता है। होम फोल्डर का मतलब ये है कि यहाँ पर आप वेब का फोल्डर जो है ये आपके प्रोजेक्ट में ये आपके होम को रेफर करता है। इसके बाद जो भी आप नाम लिखेंगे वो होम फोल्डर के नाम बाद जो है वो उस फाइल को एग्जिस्ट करना चाहिए, और उसकी एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए? डॉट जेएसपी। आगे चलते हैं। अब ये एग्जांपल दी हुई है जी, प्लीज शो मी द कोड। हेलो वर्ल्ड डॉट जेएसपी, हेलो वर्ल्ड ऑफ जावा, ये हेडिंग लगी हुई है, और द टाइम ऑन द सर्वर इज। अब जरा देखें, ये HTML जैसा कोड नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर आप बीच में जावा लगा दिया। अब इस एप्लीकेशन को हम चला के देखते हैं। मैं वापस आपको उस पे इंटेलिजे पे लेके जा रहा हूँ और फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है? ये जरा देखिएगा। हेलो एवरीवन, यहाँ पर ये आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। The time on server is, आप जरा देखिएगा। ये ले जी, अब मैं इसे चलाता हूँ। अब देखिए टाइम इस वक्त क्या हो रहा है मेरी मशीन पे, 10:08। यही सर्वर है एक्चुअली, तो यही यहाँ पर टाइम दिखेगा। लेकिन ये कैपेसिटी HTML की नहीं थी कि ये मेरी मशीन का टाइम उठा के दिखा दे। इसके लिए मुझे क्या चाहिए था? मुझे जेएसपी चाहिए थी। अब इस वो वाली फाइल तो नहीं चली, अब उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? हेलो डॉट जेएसपी। आप जरा देखें, हेलो एवरीवन,
द टाइम ऑन सर्वर इज, अब जरा गौर करें, सैटरडे अप्रैल 18 10:09 पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है और ये ईयर आ रहा है। कोई इशू इसमें? नो सर। अच्छा, कोड क्या लिखा है इसको आप समझ लीजिए। कोड जरा देखिएगा प्लीज। यहाँ पर जब भी आपने जावा लिखनी है, ये जरा देखिए, ये मैं आपको टैग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये h3 टैग तो HTML का टैग हो गया। इसका मतलब है हेडिंग लगानी है आपने, कौन सी वाली हेडिंग लगानी है? 3rd लेवल वाली। और ये आपने इसके अंदर जो है ये क्या लिखा, आप जरा गौर करें। द टाइम ऑन सर्वर जो है ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखा आपने, ये आप गौर करते हैं। अगर इस हेडिंग के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो हेडिंग बन जाएगा, ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखेंगे हेडिंग बन जाएगा। यहाँ पर आपने ये जो चीज लगाई है इसे हम बोल रहे हैं स्क्रिप्टेड, ठीक है। और ये आपने जनाब जेएसपी के अंदर खूबी ये है, या जब भी जेएसपी फाइल आप लिखते हैं उसमें कहीं पर भी एचटीएमएल के साथ आप एम्बेडेड जावा कोड लिख सकते हैं। उस लिखने का तरीकाकार क्या है? एंगुलर ब्रैकेट, यानी ये जो लेस देन का साइन है और ये एक्सक्लेमेशन साइन है, ये सॉरी परसेंटेज साइन, और इसके साथ ये इक्वल, ठीक है। इसके अंदर आप जो कुछ लिखेंगे वो प्रोसेस भी होगा और वो आपकी आउटपुट का हिस्सा भी बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जावा का कोड जो ये लिखा हुआ है ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है कि एक पैकेज है जावा, उसके अंदर एक पैकेज है यूटिल और उसके अंदर एक क्लास है डेट, उसका आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। और इससे पहले आप क्या बना रहे हैं? देखें, न्यू। न्यू का मतलब है कि डेट टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। डेट टाइप का जब ऑब्जेक्ट बनता है, ये याद रखिएगा, जब ये ऑब्जेक्ट बनता है तो इसमें इसमें जो चीजें साथ इंस्टेंशिएट होती हैं, आज की करंट डेट और टाइम इंस्टेंशिएट होता है। वो ऑब्जेक्ट जो है वो बना के ये रिटर्न कर रहा है, यानी ये इक्वल का साइन जो है इसका मतलब ये है, यानी ये डॉलर, ये जो परसेंटेज साइन के साथ इक्वल लिखा है इसका मतलब है कि ये जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा इसकी वैल्यू जो है ये रिस्पॉन्स का पार्ट बना। रिस्पॉन्स का पार्ट का मतलब क्या है कि ये इस वेब पेज का हिस्सा बन जाए। अब जिस टाइम आप देखें कि ये आउटपुट जनरेट हुई तो ये साथ इसकी वैल्यू जो जनरेट हुई थी वो आउटपुट का हिस्सा बन गई, ठीक है। अब एक और जावा में है, इक्वल के बगैर भी आप जावा का कोड लिख सकते हैं। ये देखें, ये भी एक टैग है। अब आप जरा देखिएगा यहाँ पर, ये इसने जैसे ही मैंने इक्वल हटाया है यहाँ पे वो सेमीकोलन डिमांड कर रहा है, तो ये मैंने सेमीकोलन लगाया। दोबारा मैं चलाऊंगा, जरा देखिएगा। ये जरा देखिएगा, इधर मैं लिख रहा हूँ हेलो डॉट जेएसपी। देखें, द टाइम ऑन सर्वर इज, क्या फर्क आ रहा है आपके ख्याल में? जी, क्या फर्क आया है? सर मतलब इसने उसने कोड को ऑब्जेक्ट उसके अंदर ही बनाया चला था। दिया। कोड को चलाया लेकिन आउटपुट दिया या नहीं? नहीं जी। सर। रिस्पॉन्स का हिस्सा नहीं बनाया। रिस्पॉन्स का हिस्सा नहीं बनाया, गुड। तो ये आपने समझना है। अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये जो है अच्छा, ये कमेंट मैंने लगाया है, आप जरा देखें। ये जो टैग है ना इसे आप बोलते हैं स्क्रिप्ट लेट, ठीक है। इज यूज्ड टू प्रोसेस जावा कोड। जावा का कोड अगर आप कोई प्रोसेस करना चाहते हैं ना तो ये टैग है, इसे क्या बोलते हैं? स्क्रिप्टेड।